हमने कल तक क्या पढ़ा था? कल तक हम पढ़ रहे थे कि खनिज क्या होते हैं। पृथ्वी लगातार गतिशील है और दो तरह के बल काम करते रहते हैं। कौन से दो तरह के थे? एक अंतर्जनित और एक बाहर जनित। ठीक है, वो सब पढ़ लिए थे हम। अंतर में हमने पढ़ा था अंदर कौन कौन से थे। एक तो वो बल जो आकस्मिक होते हैं, और एक वो बल जो धीरे धीरे लगते हैं, जो जिससे पर्वत बनते हैं। पर्वत विरूपण बल होता है और एक आकस्मिक होता है। ये अंतर्जनित थे। और दूसरा था बहिर्जनित में कौन कौन से बल थे? अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है, ये बाहर वाले थे। अपर्दन और अपक्षय जो होता है ये नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि, जो दृश्य भूमि क्या होगी, जो जमीन हमें दिखाई दे रही, जो भूमि दिखाई दे रही है, वो लगातार विघटित होती रहती है। जैसे अगर ये कोई ऊंची स्थलाकृति है तो अपक्षय और अपवर्तन होता रहेगा, तो ये लगातार घटती हुई दिखाई देगी। ये धीरे धीरे ऊपर से घटेगी। ठीक है, पहले ऐसे होगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर समतल हो जाएगी थोड़े दिन बाद। ठीक है ना? तो लगातार विघटित होती रहती है। अपक्षय और अपवर्तन प्रक्रिया द्वारा लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतहों पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। ठीक है, अपक्षय क्या होता है? जब सतह पर शैल टूटता है, इसी जगह पर शैल टूट जाएगा। ठीक है, शैल टूट गया तो क्या हो गया? अपक्षय हो गया। और जब पानी या हवा इसको बहा के ले जाती है, हिमनद इसको बहा ले जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम अपरदन बोलते हैं। और जहाँ जमा कर दिया जाएगा, इसको निक्षेपित किया जाएगा, जहाँ पे डिपॉजिट किया जाएगा, उसको बोलते हैं निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो अपक्षय होगा, अपरदन होगा, फिर उसके बाद निक्षेपण होगा। ठीक है, निक्षेपित कर देते हैं। अपरदन और निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अपरदन से क्या होता है? घटता चल जाएगा वो भूमि, और निक्षेपण से वो भूमि उठती चली जाएगी। ठीक है, तो लगातार स्थलाकृतियों का निर्माण करते रहते हैं। फिर है नदी के कार्य। नदी क्या करती है? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। अपरदन मतलब जो अपक्षयित हो गया, जो जो पदार्थ अपक्षयित हो गया, यहाँ पे टूट गया है, नदी क्या करती है? उसको बहा के ले जाती है और उसका अपरदन कर देती है। अपरदन मतलब उसको बहा के ले जाना, अपक्षय मतलब वहीं टूट जाना हो। ठीक है, ये दोनों अंतर होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से में गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है। देखिए, जब ये क्या है ना, कठोर शैल है, ये वाला जो शैल है कठोर शैल है, तो यहाँ से नदी खड़े ढाल से गिर रही है, तो ये इसी को क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? जलप्रपात कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहां मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। नदी जब ऐसे बहती है ऐसे, तो इन्हें विसर्प कहते हैं, सांप की तरह। ठीक है, इसके बाद विसर्पों के किनारे लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। तो इसके यहाँ पे अपरदन होने लगेगा, इधर अपरदन और निक्षेपण होगा, इधर अपरदन निक्षेपण। इससे क्या होगा? विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। अब देखो, ये जो होगा ऐसे हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है, फिर नदी ऐसे हो जाएगी और ऐसे हो जाएगी, और ये जो हिस्सा था यहाँ पे तालाब जैसा बन जाएगा। ये नदी से अलग हो जाएगा, तालाब जैसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ये देखिए, चाप झील बोलते हैं इसको। इसको चाप झील बोलते हैं। ये नदी पहले ऐसे थी, इसी की तरह, लेकिन क्या हुआ, ये कट गया धीरे से। फिर उसके बाद धीरे से हम देखेंगे कैसे इस पूरा कैसे चलता है नदी, कैसे होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चाप झील बोलते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों के बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थ का निक्षेपण हो जाता है। ठीक है, ऐसे मिट्टी को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। जब मान लीजिए यहाँ पे ये नॉर्मल टाइम में था, ठीक है, जब मान लीजिए पानी ज्यादा हो गया तो मिट्टी क्या कहते हैं,
जो नदी थी वो यहाँ यहाँ तक बहने लगी। ठीक है, अब जब फिर पानी कम हो जाएगा तो फिर नदी यहीं तक आएगी, लेकिन यहाँ अवसाद जमा हो जाएगा। ठीक है, ये सब अवसाद जमा हो जाएंगे, इन्हीं को क्या कहते हैं, अवसाद बोलते हैं, अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। समतल होता है, उपजाऊ होता है, और बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। बाढ़ बना रही है इसको। ठीक है, बाढ़कृत क्यों? क्योंकि बाढ़ ने इसको बनाया है। ये जो जमीन, ये जो भूमि जो निर्माण होता है वो समतल होती है और उपजाऊ होती है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के उत्थित तटबंधों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। और फिर से क्या होता है, इसे वितरिका कहते हैं। ये देखिए, एक नदी आई थी, इसके पहले सहायक नदियां थी और ये बड़ी नदी बन गई, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये छोटी 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 धाराओं में फिर बट गई। इसको वितरिका कहते हैं। सहायक नदियां थी, ये फिर वितरिका हो गई। सहायक नदियां बड़ी नदी मिलती हैं और वितरिका बड़ी नदी से अलग हो जाती है, ये वितरिका हो गई। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे को निक्षेपण करने लगती है। सब यहाँ पे मलबे को निक्षेपित कर देती है। तो इससे क्या होता है, प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को, सब पूरा मिला के सभी मुहानों को संग्रह को क्या कहते हैं, डेल्टा का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं कि कैसे नदी बहती है और कैसे। ठीक है, मान लीजिए ये उद्गम स्थान था नदी का। ठीक है, ये उद्गम स्थान था नदी का। तो नदी जब ढलान से नीचे आएगी तो तेजी से आएगी। ठीक है, इसकी गति ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी, इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। गति ज्यादा होगी तो क्या करेगी, ये चट्टान को नीचे की तरफ काटेगी, अंडर, नीचे की तरफ काटेगी, जो भी जो जमीन है उसको नीचे की तरफ काटेगी। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, ऐसे इस तरह से घाटी बनेगी, इस आकार में घाटी बनेगी, वी आकार में। ठीक है, यहाँ से नदी बह रही होगी काटते हुए, और जितना समय के साथ इसको ज्यादा काटती रहेगी तो वी आकार की घाटी बनेगी। ठीक है ना, और जब ये नदी थोड़ा समतल पे आ जाती है तो क्या करती है, नीचे की तरफ की बजाय इस तरफ काटती है। ठीक है, दोनों साइड से काटती है, तो फिर घाटी इस तरह बनती है। ठीक है, इस तरह से नदी बहती है और दोनों साइड से काटती चल जाएगी। ये जब तक काटती रहेगी जब तक नदी की गति इतनी हो कि वो अपने साथ वो जो भी जो मटेरियल हो उसको काट सके। ठीक है, जब नदी की गति धीरे होने लग जाती है तो क्या करती है, वो अपने साथ लाया गया जो निक्षेपित पदार्थ था उसको लूज छोड़ना शुरू कर देती है वहां पे। ठीक है, तो नदी जब समतल में पहुंच जाती है तो अपने साथ जो लाया गया निक्षेपित पदार्थ था उसको छोड़ देती है वहां पे। ठीक है, अभी नदी की जो दिशा थी वो सीधी रहेगी जब तक उसकी गति तेज है। गति जब कब तक तेज रहती है, जब तक ढाल रहता है। ठीक है, नदी की गति कब तक तेज रहेगी, जब तक ढाल रहेगा। जब ये धीमा ढाल हो जाता है, ढाल जब धीमा हो जाता है, जैसे कि यहाँ तो ढाल तेज था, यहाँ भी हल्का तेज था, लेकिन अब ये धीमा हो गया, तो नदी की दिशा कैसे हो जाएगी, नदी की दिशा ऐसे हो जाती है, जहां उसको रास्ता मिलता है वहां चलती है वो। तो क्या होती है, विसर्प बनाती है। क्या बनाती है, विसर्प जैसा बनाने लग जाती है। ठीक है, ये विसर्प बनाती है। ठीक है जी, और ये विसर्प क्या होता है, जैसे मान लीजिए विसर्प के बाद क्या होता है, जैसे ये विसर्प बना रही थी नदी। ठीक है ना, तो पानी को नदी यहाँ से काटेगी और यहाँ जमा करेगी इस जगह पे। ठीक है, फिर यहाँ से काटेगी और यहाँ जमा करेगी। तो इस धीरे धीरे करते करते विसर्प जो होता है ऐसे करके इस तरह से आकार ले लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है, नदी इसको काटती चली जाती है, काटती चली जाती है, और ये धीरे धीरे विसर्प जो होता है गायब हो जाता है, और नदी यहाँ पे जो एक तालाब बन के रह जाता है। ठीक है, ये तालाब बन जाता है खाली। ठीक है ना, इसी तालाब को क्या बोलते हैं, चांप झील बोलते हैं। ठीक है, इस तालाब को क्या बोलते हैं, चांप झील बोलते हैं। पहले नदी का ही हिस्सा था ये, लेकिन फिर नदी ने इसको इतना मतलब नदी ने इसको इस जगह को काट काट के इस झील को अलग ही कर दिया, और फिर सीधा अपने उसमें आ गई, दिशा में चलने लग गई। ठीक है,
तो विसर्प के बाद चाप झील बनता है, ठीक है। ये चाप झील हो गया। और जब ये नदी, मान लीजिए पहले ये नदी के सहायक नदियां हुआ करती थी, नदी बहुत बड़ी हो गई थी, जब नदी बहुत ही कम ढाल पे रहती है, ना के बराबर ढाल है, जब नदी बहुत कम या बिल्कुल कम ढाल पे रहती है, समतल हो जाती है बिल्कुल, तो क्या होता है वहां पे नदी की जो धाराएं, नदी का जो पानी होता है, वो जहां उनको छोटा मोटा जगह मिलता है वहां वो बहने लगेंगी। मेन धारा शायद बहुत छोटी रह जाए, उसकी जो और धाराएं हैं वो अलग अलग हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग हो जाती है। और यहाँ पे ये सारी जितनी भी वितरिकाएं थी, अपना अपना मलबा जो अवसाद है यहाँ छोड़ेंगी, सारा सब यहीं पे बिछाने लग जाएंगी। तो जब पूरे संग्रह इसको पूरे उसको क्या कहते हैं, हम बोलते हैं डेल्टा कहते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, ये विसर्ग वाला एक बार फिर से बता सकते हैं? एक मिनट। देखिए, सिंपल भाषा में ये है कि देखिए, जब नदी जब समतल पे है, मतलब ढलान बहुत कम है, तो क्या होता है, अब नदी बह रही है, ढलान कम है, तो क्या होगा कि उसको जिधर जगह ज्यादा मिलेगा, मतलब जिधर उसको रास्ता मिलेगा उधर की तरफ बहेगी वो, ठीक है। तो नदी का लगभग डायरेक्शन जो होता है इस तरह से हो जाता है, ठीक है, इस तरह से बहने लगती है। इसके बाद क्या होता है, नदी धीरे धीरे इसको काटेगी ना, इस जो पानी आ रहा था वो सामने वाले को काटेगा और यहाँ निक्षेपित करता चल जाएगा। तो ये धीरे धीरे ये वाला हिस्सा कटता चला जाता है। हाँ, तो ये चाप झील हो जाता है ना? ये विसर्प है अभी तक, ये सब विसर्प अच्छा, है, वो अलग। ठीक है, ये भी विसर्प है। लेकिन बाद में क्या है, ये जो जी। हिस्सा है ये कट जाएगा और नदी फिर सीधा हो जाएगी, नदी सीधा हो जाएगी। और ये हिस्सा जो है जो कटा है, ये आपका यहाँ ऐसे चाप झील की तरह बन गया, ठीक है, झील की तरह बना रह जाएगा, ठीक है। जो गर्मियों में सूख जाए और फिर बारिश में भर जाता है, इस तरह से हो जाता है, तो चाप झील बोलते हैं इसको। और नदी फिर सीधा हो गई। समतल पर नदी जब तक काटती है, जब तक उसका जो क्या बोलते हैं, क्या ढलान जो है वो खत्म ना हो जाए ठीक है। तो ज्यादातर ढलान कहाँ खत्म होता है, समुद्र तल पे जाके ढलान खत्म हो जाता है, ठीक है। जो समुद्र का जो मुहाना आता है, जहाँ पे नदी का मुहाना आ जाता है समुद्र के साथ, तो वहां पे ढलान बहुत समतल हो जाती है, कोई ढलान रहती नहीं है, ठीक है ना, ढाल एकदम खत्म हो जाता है, तो वहां नदी फिर अलग अलग होने लग जाएगी। फिर जहाँ उसको, क्योंकि बह नहीं सकती यहाँ सदी नदी सीधा डायरेक्शन में, क्योंकि उसकी गति ही नहीं है। जब गति नहीं है उसकी, फिर ढलान है तब गति होती है, जब ढलान होगा तो गति होगी, और गति होगी तो वो काटेगी। अब ढलान नहीं है तो गति नहीं है उसके पास, तो गति नहीं है तो उसको जिस डायरेक्शन में उसको थोड़ा बहुत मिलेगा उस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, वो कट जाएगा पानी, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगी, यहाँ पे निक्षेपित कर देगी और डेल्टा बनाएगी। जी। ठीक है, हो गया आपका नदी का कार्य। उसके बाद है आपका, देखो ये दिखा रखा है ना इसमें, इसके अंदर नदी में किस तरह से काट रहा है, किस तरह से आगे चल रहा है, ठीक है। ये जो ब्राउन कलर का है, ये जमा किया गया पदार्थ है, अवसाद है, ठीक है। ये जमा किया है, नदी ने इसको यहाँ से काटा, यहाँ से, और यहाँ जमा कर दिया, ठीक है। यहाँ जमा हो गया ये, फिर यहाँ से यहाँ जमा हो गया, इस तरह से नदी विसर्प के रूप में चलती रहेगी। ये तब विसर्प तब होता है जब नदी अपने समतल भाग पे पहुंचने लगती है, ठीक है। ऊपर पहाड़ पे नहीं होगा विसर्प, जब ढलान पे विसर्प नहीं बनेगा, तो नदी की स्पीड इतनी है कि सीधा ही चलेगी। नदी की गति इतनी होती है पानी का कि वो सीधा चलता है, काटते हुए अंदर की तरफ काटता है। नदी की जब ढलान ज्यादा होती है तो नीचे की तरफ कटिंग करता है वो नदी पानी, और जब ढलान कम हो जाती है तो साइड की तरफ कटिंग करता है, इधर कटिंग करेगा, ठीक है, इधर का सारा मटेरियल काटता चल जाएगा, तो नदी चौड़ी होती चली जाती है। आपने देखा कि पहाड़ पे नदी पतली होगी लेकिन गहरी ज्यादा होगी, और जब नीचे आ जाता है पानी तो नदी साइड में कटिंग ज्यादा करती है, साइड से ज्यादा काटेगी, तो नदी चौड़ी होती चली जाती है, ठीक है।
ऊपर वी शेप में बनता है आकृति और नीचे यू शेप बन जाता है आकृति। उसके बाद है समुद्री तरंग के कार्य। जो समुद्री तरंग होती है वो कैसे अपर्दन और निक्षेपण करती है, वो भी अपर्दन और निक्षेपण दोनों करेगी। ठीक है, जब वो चट्टान से टकराती रहेगी तो उसको धीरे धीरे काटती रहेगी और फिर वो ले जाएगी, काट के उसको ले भी जाएगी और कहीं उसको निक्षेपित कर देगी। इससे क्या होता है, तटीय स्थलाकृतियां बनती हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां बनती हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे जमीन है, यहाँ पानी है, समुद्री तरंगे ऐसे आएंगी, इसे टकराएंगी, इससे टकराएंगी, इससे टकराएंगी। ठीक है, तो इसको ऐसे काटेंगी, नीचे की तरफ काटेंगी, इसको काटेगी, तो ये लगातार इससे टकराती रहती है और इससे दरार विकसित हो जाती है और समय के साथ बड़ी और चौड़ी हो जाती है दरार। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ समुद्री गुफा बन गई। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा ये समुद्री गुफा हो गई। इसको काटती रहेगी, काटती रहेगी, काटती रहेगी अंदर की तरफ समुद्र। ये जरूरी नहीं आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं काटा, यहाँ क्यों नहीं काटा, तो जो जगह वीक होगा ना, कमजोर होगा, उसे वहीं काटेगी। ठीक है, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनके केवल छत ही बचती है। क्या होता है, ये आर पार हो जाता है समुद्री इसमें क्या होता है, ये गुफा थी, इसमें आर पार नहीं है, पीछे अभी भी दीवार होगी, लेकिन जब ये इतना काट देगी पीछे की दीवार बिल्कुल गायब हो जाए तो आर पार हो जाएगा पूरा। इस तरफ से पानी इस तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, ऊपर सिर्फ छत रह जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, तटीय मेहराब बोलते हैं। तो क्वेश्चन पता कैसे आता है पीटी में कि क्या बोलते हैं, विसर्प किसके कारण होता है, विसर्प किस वजह से होता है, नदी के कारण, समुद्री तरंगों के कारण, या फिर हवाओं के कारण। ठीक है, विसर्प किस कारण होता है, तो नदी के कार्य के कारण होता है। ठीक है, तटीय मेहराब किस वजह से बनते हैं, समुद्री तरंगों के कारण। ठीक है, लगातार अपर्दन छत को, अब क्या होता है, धीरे धीरे छत भी टूट जाती है। ठीक है, छत भी खत्म हो जाएगी और ये रह जाता है, एक दीवार की तरह रह जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हम स्टैक बोलते हैं। ठीक है, लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। तो पहले क्या था, समुद्री गुफा थी, फिर तटीय मेहराब बना, फिर स्टैक बना। ठीक है, समुद्री जल में के ऊपर लगातार ऊर्ध्वाधर उठे हुए तैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तटों पर समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण होता है। देखते हैं समुद्री पुलीन और समुद्री भृगु। समुद्री पुलीन क्या होता है, समुद्री भृगु तो पता लग गया कि जो समुद्री जल के ऊपर जो वो मटेरियल जमा हो गया, ठीक है, उसे समुद्री भृगु कहते हैं। ठीक है, लेकिन समुद्री पुलीन क्या होता है, जैसे आपका ये तट है, ये जमीन है, अब यहाँ से समुद्री धाराएं आ रही हैं और यहाँ पे पानी को इसको काट रही हैं और इसको ऐसे से इस तरह से काट के इधर काट रही हैं और इधर जमा कर दे रही हैं, इधर काट रही हैं और इधर जमा कर दे रही हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये समुद्री पुलीन का निर्माण होता है, ये समुद्री पुलीन बन जाता है। ठीक है, समुद्री पुलीन होता है, समुद्र के अंदर आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे है। धीरे धीरे क्या होता है, ये इसको ऐसे इधर से भी काटती रहेंगे, धीरे धीरे ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये ऐसे ऐसे हुक की तरह बन जाएगा। ठीक है, हुक की तरह बन जाता है। फिर बाद में क्या होता है, ये हुक ऐसे मिल जाता है, सॉरी, यहाँ पे तालाब बन जाएगा। ठीक है, जो खारे खारे पानी की झील बन जाती है। ठीक है, खारे पानी की झील बन जाएगी, यहाँ पे पूरा काट के इसको जोड़ देगा और ये खारे पानी की झील बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो समुद्री भृगु, फिर पुलीन, फिर ये खारे पानी की झील, इसमें लिखा हुआ नहीं तो खारे पानी की झील भी इसी वजह से बनती है। ठीक है, समुद्री पुलीन जो होता है वो आगे और विकसित होता चल जाएगा, और विकसित होता चल जाएगा, और विकसित होता चल जाएगा, और ये फिर ऐसे गोल बन जाएगा पूरा। यहाँ पे खारे पानी की झील रह जाएगी खाली। ठीक है, ये तो हो गया आपका समुद्र की तरंगों कार्य। समुद्र की तरंगों से क्या बनती है, समुद्री गुफाएं बनती हैं। उसके बाद क्या बनता था हमारा, तटीय मेहराब बनता है, फिर स्टैक बनता है, समुद्री पुलीन बनता है, समुद्री भृगु बनता है। ठीक है, समुद्री पुलीन के बाद खारे पानी की झीलें बन जाती हैं। ये हो गया। उसके बाद है आपके हिमनद के कार्य क्या है। बर्फ जो होती है, पहाड़, बर्फ के पहाड़ होते हैं, उसमें जो हिमनद होता है, बर्फ का पूरी नदी जो होती है, ठीक है,
बर्फ की नदी जैसे होता है हिमनद, उसके कार्य क्या होते हैं? हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां, हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं, हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। जैसे ये मान लीजिए आपका चट्टान है, ठीक है, इसके ऊपर आपका हिमनद है, ठीक है, बहुत सारा बर्फ का एक नदी की तरह, इतना बर्फ है नदी की तरह है इस डायरेक्शन में। अब क्या करेगी, नीचे से क्या करेगी, अपरदन करती रहेगी, इसका काटती रहेगी और साथ में अपने साथ ले जाएगी, नीचे वाले हिस्से को काटती रहेगी और अपने साथ ले जाएगी। जैसे नदी करती थी वैसे हिमनद करती है, बस ये है कि ये थोड़ा स्लो होता है और नदी थोड़ा सा तेज होती है। हिमनद थोड़ा स्लो कार्य करती है, धीरे धीरे गति होती है इसकी, और नॉर्मल नदी की गति थोड़ी तेज होती है, तो ये पता नहीं लगता लेकिन ये काटती चल जाती है नीचे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों के भूदृश्य का अपरदन करती है, जो भूदृश्य होते हैं उसका अपरदन करती है, ठीक है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है, जैसे जो जहाँ पे उसको कटिंग ज्यादा होती है कहीं पे, तो वहां पे गहरे गर्त बन जाते हैं। डिपेंड करता है कहाँ मिट्टी कहाँ ज्यादा कमजोर है, जहाँ कहाँ ज्यादा कमजोर नहीं है, तो क्या करती है, गहरे गर्तों का निर्माण भी करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है, ठीक है, और वे सुंदर झील बन जाती है, धीरे धीरे झील बन जाती है। हिमनद के द्वारा गए लाए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट निक्षेपित हो जाते हैं। इन निक्षेप को हिमजल, हिमनद हिमोड़ कहते हैं, जलोढ़ नहीं कहते, इसको हिमोड़ कहते हैं, ठीक है। जो नदी है, जैसे नदी की तरफ बह रही है ना, ठीक है, ये अपने साथ जितना मटेरियल लाएगी लास्ट में जाके जमा कर देगी ऐसे करके, ठीक है, जहां तक इसकी रीच होगी, क्योंकि ये तो जाके सीधा नदी में नहीं मिलेगी, कोई सी समुद्र में नहीं मिलेगी, ये कहीं जाके खत्म हो जाएगी, ठीक है, जहाँ गर्मी ऊर्जा, जहाँ गर्मी ना रहे, गर्मी रहे तो वहां जाके खत्म हो जाएगी। तो क्या करेगी ये, यहाँ पे मिट्टी को, जो रेत अपने साथ लाई थी वो यहाँ जमा कर देगी, इसी को क्या बोलते हैं, हिमनद हिमोड़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, पवन के कार्य। अपने यहाँ हिमनद के कार्य देख लिया, अब पवन के कार्य है। पवन कैसे करता है, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। ये बालू टिब्बे हैं, जो ऊंचे उठे हुए ना बालू के, ये बालू टिब्बे हैं, ठीक है, ये आपको लहर की तरह दिखाई देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, रेगिस्तान में पवन क्या करती है, अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में पवन जो है अपर्दन भी करती है और निक्षेपण भी करती है, दोनों का प्रमुख कारण पवन है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, छत्रक छाते जैसे शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। जो ये आपका छत्रक शैल क्या होता है, जैसे आप कोई जब कहीं रेगिस्तान में जा रहे हो तो आपको इस तरह से गोल करके दिखाई देता, आकृति दिखाई देती है, ठीक है, इस तरह से गोल आकृति दिखाई देगी बहुत ऊंची, ठीक है। ये मिट्टी चट्टान का बना होता है। पवन क्या होती है, जो देखो हवा, नीचे हवा है तो नीचे की तरफ भारी होगी ना, यहाँ पे भारी कण होंगे हवा में, ऊपर हल्के कण होंगे, तो ये जो हिस्सा टकराएगा ज्यादा अपर्दन करेगा, ये कम अपर्दन करेगा। तो क्या होता है, अपर्दन नीचे ज्यादा होता है, रेगिस्तान में अपर्दन नीचे की तरफ ज्यादा होगा, ऊपर कम होता है, इसीलिए नीचे ज्यादा कटिंग हो रही है, यहाँ पे ज्यादा कटिंग हो रही है, ऊपर कम कटिंग हो रही है, तो ये छाते की तरह बन जाता है, ठीक है, ये छाते की तरह बन जाता है। कहीं पिक्चर होगा इसका, छाते वाला नहीं है पिक्चर, ठीक है, एक छत्रक शैल बन जाता है, छाते जैसा लगता है पिछले बहुत। बुक में था शायद इस तरीके का कुछ। हाँ शायद होगा, देखा होगा किसी ने, ठीक है ना, तो एक छाते की तरह बन जाएगा। इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। आधार जो है संकीर्ण है, ये आधार है संकीर्ण है, पतले हैं, और जो ऊपर है ये शीर्ष है, ये विस्तृत है, चौड़े हैं, ठीक है। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। जैसे मान लीजिए रेत है, इसको उठा, इसको धीरे धीरे क्या करेगी, दूसरे स्थान तक पहुंचाएगी, ठीक है ना। इसको जैसे अगर मान लीजिए पवन ऐसे चल रही है तो इसको नीचे से धक्का देगी और फिर रेत आगे बढ़ेगी, फिर इसको धक्का देगी, फिर रेत आगे, तो इस तरह से लगता है कि लहर पूरी आगे बढ़ रही है, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी बहुत स्लो होती है, ये भी बहुत स्लो है। देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे रेत पीछे की इस तरफ जमा है और इसको पीछे आगे की तरफ धकेल रहा है, ठीक है। यह हो सकता है कि रेत को यहाँ धकेलते चल जाए, यहाँ जमा करते चल जाए, इधर जमा करते चल जाए, ठीक है। तो ये रेत को अपने साथ ले जा रहा है और निक्षेपित कर दे रहा है,
तो इस तरह से करता है कि लगता है कि रेत की पूरी लहर जो है आज यहाँ थी, कल यही लहर आपको यहीं दिखा देगी, यहाँ दिखाई देगी, ठीक है, कुछ दिन बाद यहाँ दिखाई देगी। तो लहर नहीं मूव कर रही है, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। ऐसा आपको लगेगा जैसे लहर ही चल रही है, आज ये लहर यहाँ थी, कल यहाँ पहुंच जाएगी, परसों यहाँ पहुंच जाएगी। जब पवन का बहाव रुकता है, ठीक है, पवन क्या करती है, रेत को अपने साथ उड़ा ले जाती है, और जब उसकी बहाव गति धीरे हो जाती है तो वो रेत को छोड़ देती है, जमा देती है, वहीं पे निक्षेपित कर देती है, ठीक है। फिर इस रेत को उड़ा के ले जाएगी, फिर कहीं निक्षेपित कर देगी, फिर उड़ा के ले जाएगी, फिर निक्षेपित कर देगी, ठीक है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालूकण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब महीन होगा तो ज्यादा दूर ले जाएगी, और जब बहुत भारी होगा तो कम दूर ले जाएगी, ठीक है। चीन के विशाल लोयस, लॉयस होता है ये निक्षेप, चीन में विशाल लॉयस निक्षेप पाए जाते हैं, ये रेत के ही निक्षेप होते हैं, लॉयस बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने नदी सुना होगा, नदी का नाम है येलो रिवर, पीली नदी, ठीक है, येलो रिवर है एक नदी का नाम, ये पीले रंग की है। तो इसमें क्या है, ये लॉयस के निक्षेप ही होते हैं जो नदी तक पहुंच जाते हैं, और नदी पूरा पीले कलर की हो जाती है, नदी का कलर ही येलो हो जाता है, क्योंकि इसमें लॉयस के जो लॉयस निक्षेप होते हैं, नदी वायु उसको वहां से भी उड़ाकर और नदी में मिला देता है, ठीक है। तो नदी का कलर थोड़ा येलो कलर का हो जाता है। तो लॉयस क्या होता है, लॉयस होता है रेत, एक तरह से मिट्टी, ढीली मिट्टी, ठीक है, लूज मिट्टी। लॉयस क्या है, लूज रेत या रेत के कण या मिट्टी के कण को क्या बोलते हैं, लॉयस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रश्न आते हैं, प्लेटें क्यों घूमती हैं, प्लेटें क्यों घूमती हैं, बताए हुए पृथ्वी के अंदर में, पृथ्वी के आंतरिक बल में एक क्या होता है जो मैग्मा होता है वो किस तरह घूमता है, ऐसे घूमता है ना, ये नीचे वृत्ताकार घूमता है मैग्मा, ठीक है, याद है ना, वृत्ताकार घूमता है मैग्मा, ठीक है। तो ये अपने साथ प्लेट को भी मूव करता है इस डायरेक्शन में, तो प्लेटें इस वजह से घूमती हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो वृत्ताकार घूम रहा है, और इस वजह से वो प्लेट को भी अपने डायरेक्शन में घुमाता है, आगे घुमाता है, ठीक है। बहिर्जनिक और अंतर्जनित बल क्या होते हैं, जो पृथ्वी के बाहर लग रहे हैं बहिर्जनिक है, जो अंदर है वो अंतर्जनित है। अपर्दन क्या है, अपर्दन क्या है, जब मिट्टी को या जो पदार्थ है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, जल, नदी या हिमनद द्वारा, जल, नदी या हिमनद द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसे अपर्दन कहते हैं। अपक्षय क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, उस पदार्थ को वहीं तोड़ते रहना, वहीं टूट जाना वो पदार्थ, और ढीले लूज हो जाना, तो पदार्थ वहीं टूट जाएगा, लूज हो जाएगा, मिट्टी ढीली हो जाएगी, तो अब फिर बाद में उसका अपर्दन हो जाएगा, पहले अपक्षय होगा तो उसके बाद में अपर्दन हो जाएगा, ठीक है। बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, जब पानी नदी में बाढ़ आती है तो क्या करता है, अपने तट के मुहाने से आगे पानी जाता है, और उधर अपना जो अपना साथ अवसाद लाए हैं उसको वहीं छोड़ देता है, ठीक है, वहीं छोड़ देता है। जब बाढ़ खत्म होती है तो वहीं निक्षेप कर देता है, ठीक है। तो इससे बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है दोनों तरफ, ठीक है। ये नदी है, ये मेन नदी है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक बाढ़ आया था तो यहाँ पे मिट्टी अवसाद छोड़ देगी और यहाँ पे बाढ़कृत मैदान का निर्माण होगा। बालू टिब्बा क्या है, पवन क्या करती है, जब रेत को उठा के, हवा तेज चलती है, तेज हवा रेत को उठा के दूसरी जगह निक्षेपित कर देती है, तो उसको बालू टिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलीन का निर्माण कैसे होता है, समुद्री पुलीन का निर्माण कैसे होता है, अपर्दन होता है, फिर उसका निक्षेपण होता है। जैसे आपका इस तरह से बना हुआ तट इस तरह से है, तो यहाँ से हवा ऐसे चली है, अगर इस डायरेक्शन में हवा चले तो यहाँ अपर्दन करेगा और यहाँ निक्षेपण करेगा, देखो यहाँ अपर्दन हो रहा है इस जगह पे और यहाँ निक्षेपण हो रहा है इस जगह पे, तो ये आपका पुलीन बन जाता है। तो बाद में पुलीन धीरे धीरे हुक की तरह बन जाता है, और यही बाद में फिर खारे पानी की झील बन जाती है, इस तरह से होता चल जाता है, ठीक है। चाप झील क्या है, विसर्प, नदी जब विसर्प बनाती है, जब ये विसर्प पूरी तरह से कट जाता है, जब विसर्प पूरी तरह से कट जाता है मेन नदी से, तो ये चाप झील का निर्माण करता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें से सही गलत उत्तर बताना है। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, शैल। समुद्री समुद्री तरंग की विशेषता नहीं, शैल तो बनता है ना,
शैल बनता हाँ समुद्री सॉरी, गुफा। नहीं समुद्री गुफा तो है, ये शैल नहीं है। वो तो है, किनारा। किनारा भी है। हाँ शैल नहीं है, ठीक है। शैल नहीं है। उसमें समुद्री तरंग से क्या बनता था, पहले हमारा बनता था समुद्री गुफा बनती थी, फिर आपका क्या बोलता था वो जो अंदर पूरा छत गिर जाती है, छत रह जाती है सिर्फ, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेप कुछ ऐसा स्टैक। बोलते तो हैं। बाद में इसके तीसरा स्टेप है स्टैक तो। तटीय हाँ मेहराब। तटीय मेहराब बनता है, जिसमें गुफा पूरी आर पार हो जाती है, वो तटीय मेहराब कहते हैं। फिर स्टैक बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्या बोलते हैं पुलीन बनता है। उसके बाद क्या है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता कौन सी है, ये तो बाढ़ के बाढ़। हिमोड़। दौरान तो नदी का हिमोड़ है, हिमोड़। ये समुद्र नदी का के है, ये है हिमौड़, ठीक है, ये हिमोड़। हिमौड़ है। हाँ, हिमोड़। हिमौड़ क्या होता है, जब जैसे नदी आ रही है, जो हिमनद है, जो बर्फ की नदी है, वो जब अपने साथ वो अपने साथ जो पदार्थ तोड़ तोड़ के ला रही है, निक्षेप अपर्दन करके ला रही है, जब उसकी गति खत्म हो जाती है तो यहाँ जमा कर देती है उसको, इस साइड जमा कर देगी। इसको हिमोड़ कहते हैं। हिमोड़ दो तरह के होते हैं, एक तो ये आपका इस तरह से जमा होगा, और दूसरा इस तरह से जमा होगा। इस साइड में जो जमा होगा, और एक बिल्कुल सामने जमा होगा, किनारे पे जमा होता है, और एक बिल्कुल उसके मुहाने पे जमा होता है, ठीक है। आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे इनके नाम क्या होते हैं, जब 11th क्लास के चैप्टर्स आएंगे ना तो आएगा इसको। पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है, आकस्मिक गतियां हो रही हैं तो कौन सी घटना होगी, अंदर की। आकस्मिक आकस्मिक हो रही है। ज्वालामुखी। हाँ आकस्मिक होती है तो ज्वालामुखी होता है, ठीक है। अचानक अचानक, ज्वालामुखी। मतलब कि वलन, अंदर की गति हो रही है। हाँ हम्म, आकस्मिक गतियां तो अंदर वाले में ही है ना, बाहर की गतियों में तो है नहीं आकस्मिक। पृथ्वी की हमने दो गतियां देखी थी, एक अंतर और एक बाहर वाली। अंदर वाले में दो थी, आकस्मिक थी और विरूपण थी। आकस्मिक बहुत तेज होती है, विरूपण बहुत धीरे होती है, और बाहर वाले में तो हमने अपर्दन और निक्षेपण तो देखा था दो, निक्षेपण। हाँ। ठीक है। तो आकस्मिक में अंदर वाली थी, अंदर वाले से क्या होता है, भूकंप होता है, ज्वालामुखी बनते हैं, ठीक है, या भ्रंश बनते हैं, ठीक है। और पर्वत विरूपण वाले में क्या बोलते हैं, वलन बनते हैं, वलन पर्वत बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। हाँ। छत्रक शैल पाई जाती है। छत्रक शैल कहाँ पाई जाती है, छत्रक शैल कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे हवा नीचे ज्यादा काटती है और ऊपर कम काटती है, तो इस तरह से बन जाता है। रेगिस्तान। हाँ रेगिस्तान में होता है छत्रक शैल। चाप झील कहाँ पाई जाती है, नदी की घाटी हिमनद। में। हिमनद में कहाँ चाप चाप झील, झील हिमनद। चाप झील तो नदी में होता है ना, विसर्प जो बनता है, फिर विसर्प कट जाता है नीचे, नीचे से फिर चाप झील बन जाता है, तो नदी की घाटी में तो हाँ। बनेगा। हिमनद में कहाँ विसर्प और चाप झील बनता है। फिर आपको जोड़े बनाने हैं, सही जोड़े, हिमनद, विसर्प, पुलीन, बालू टिब्बा, जलप्रपात, भूकंप। अब बना सकते हो इसमें आराम से। हिमनद। हिमनद बर्फ की हिमनद नदी। तो बर्फ नदियाँ हो बर्फ जाएगा। की नदी। देखिए, विसर्प हो जाएगा सर्प। यहाँ पे। ठीक है, हाँ। बालू टिब्बा नदियाँ। को रेगिस्तान से जोड़ दो, रेगिस्तान। जो आसान आसान है वो जोड़ दो पहले ही, ठीक है। जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है, भूकंप समुद्री हो गया, तट या समुद्री भृगु। ठीक है। हिमनद से क्या हो जाएगा, फिर बर्फ की नदी हो गई हिमनद। हिमनद क्या होता है, बर्फ की नदी होती है। तो ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, जुड़ गया, समुद्र भृगु और कठोर संस्तर शैल रह गया। पुलिन। पुलिन हो जाएगा आपका छत्रक से। छत्रक कैसे, पुलीन क्या होता है, समुद्र तट पे बनता है ना, समुद्र समुद्री तट। ढील। है ना। समुद्री तट पुलिन का। हाँ, जलप्रपात ना का, कर। जलप्रपात को नदी से जोड़ लो कहीं पे। समुद्र कठोर समुद्री शैल जो भृगु। होते हैं, एक ही बचा है तो। ठीक है। कठोर संसद। जलप्रपात कहाँ बनता है, जहाँ पे आपका जो पहाड़ है उसको नदी काट नहीं पा रही है, तो नीचे की तरफ अगर ये अच्छा। पहाड़ से नदी गिर रही है, तो ये कठोर झील। अगर शैल है, अगर ये शैल कठोर है ऊपर वाला, तो नदी इसको काट नहीं पाएगी और फिर नीचे गिरेगी। अगर ये कठोर नहीं होता तो नदी इसको ऐसे काट देती, ठीक है। नदी इसको काट देती, लेकिन अभी काट नहीं रही है तो नीचे गिरेगी, जलप्रपात बनाएगी। तो कठोर संस्तर शैल होता तो जलप्रपात बन जाती है, ठीक है। उसके बाद में कारण बताइए, क्रियाकलाप करना है आपको, ये सब करना है, ठीक है। 6:44, 2 मिनट रह गए हैं, ठीक है। मैं काट के दोबारा लगा रहा हूँ, 2 ही मिनट रह गए, नया चैप्टर शुरू करना है, ठीक है जी। हाँ हाँ लगाइए दोबारा, नहीं तो